आप लोग को वॉइस मिल रहा है? हाँ सर। जी सर। हाँ, कोई क्वेश्चन है आप लोग का तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों को पृथ्वी के बारे में बता रहे थे, अर्थ के बारे में बता रहे थे। उसमें आपको बताया था कि पृथ्वी क्या है, एक साइड में क्या है, टिल्ड है यानी झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। और पृथ्वी में दो प्रकार की क्या होता है, मोशन यानी गति होती है। एक को आपको पता था घूर्णन गति, और एक को कहा था परिक्रमण गति, या जिसको वार्षिक गति कहते हैं, और एक को दैनिक गति कहते हैं। एक को रोटेशन कहते हैं और एक को स्पिन कहते हैं, एक को रोटेशन कहा जाता है। सर। तो ये दोनों प्रकार के क्या है, गति है। देखिए, आप लोगों को पता था कि जो हमारा जो पृथ्वी यह है, वो सूर्य के क्या होता है, एक साल में एक बार सूर्य के नजदीक आता है और एक बार क्या आता है, सूर्य के दूर चला जाता है। आपको पता है कि जो 3 जनवरी का जो दिन है, वो क्या होता है, वो सबसे क्या होता है, सूर्य से दूर चला जाता है। सबसे नजदीक आता है, 3 जनवरी में क्या था, सबसे नजदीक आ जाता है। और 21 जून को जो 4 जुलाई को आपको बताया था, तो 4 जुलाई में क्या होता है, ये सूर्य से क्या होता है, सबसे दूर चल जाता है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो ये आपको बताया था, उपसौर और अपसौर बताया था। तो देखिए लिखा है पेरिहेलियन, और क्या लिखा है आपका एपिहेलियन लिखा है, यानी इसको उपसौर कहते हैं, इसको अपसौर कहा जाता है। अब देखिए गति कैसे होता है, आपको पता है कि जो पृथ्वी की जो गति है, यानी हमारी जो अर्थ का जो रोटेशन है, वो कैसा है, पश्चिम से पूरब की तरफ है। कैसे है, पश्चिम से पूरब की तरफ है, ध्यान दीजिएगा। कितनी बार आपको बताया कि हमारी पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। इसलिए क्या है, हमें यहाँ पे जो मॉर्निंग होता है वो ईस्ट की तरफ होता है। देखिए पृथ्वी में दो तरह की गति होता है, एक तो कहते हैं घूर्णन गति, जो एक दिन में लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। 24 घंटा नहीं लगाता है, फिर भी 24 घंटे लगभग लगाता है। घूर्णन गति को लगा होने में 23 घंटे 56 मिनट का टाइम लगता है, 23 घंटे 56 मिनट का टाइम लगता है। यानी 4 मिनट क्या है, 24 घंटे से 4 मिनट कम का टाइम लगता है। यही 4 मिनट का था, प्रत्येक दिन ऐड होते जाएंगे और 4 साल बाद क्या होगा, एक दिन बन जाता है। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, याद रखिएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे मॉर्निंग पूर्व दिशा में होती है, मॉर्निंग की दिशा में होती है, मॉर्निंग पूर्व दिशा में। अगर ये पूरब से पश्चिम की तरफ होता है तो हमारे यहाँ पे मॉर्निंग क्या होता है, पश्चिम दिशा में होता है, वेस्ट दिशा में होता है। इस प्रकार के जो गति आपने जो एक्सिस पे जो गति करती है, उसे घूर्णन गति या दैनिक गति कहा जाता है। उसे घूर्णन गति और दैनिक गति कहते हैं। इससे क्या होता है, दिन और रात होता है। इससे क्या, दिन और रात होता है। जैसे देखिए, ये सूर्य है और ये क्या है, ग्रह है। तो ये जो ग्रह है, इसके सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमते रहते हैं। तो क्या होता है, जब क्या होता है, ये सूर्य के सामने होते हैं तो दिन होता है। जब इसके बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा, जब इसके बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होने लगता है, रात में। या कह सकते हैं, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो ऑपोजिट साइड है, इस साइड में रात होती है और इस साइड में क्या होता है, दिन। इधर दिन और इधर रात। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश जिस पृथ्वी के जिस भाग में पड़ती है वहां पे दिन होगा, और जो उसके विपरीत होंगे, यानी जहां पे छाया यानी शैडो गिरेगा सूर्य का, वो भाग क्या होता है, रात होता है। वो भाग क्या होगा, रात। तो पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, जो घूर्णन गति है या जो दैनिक गति है, उसका दैनिक गति में टाइम कितना लगता है, 23 घंटे 56 मिनट, एकदम याद करके रखिएगा। दूसरा होता है परिक्रमण गति, या पृथ्वी का वार्षिक गति कहते हैं। इसे होने के लिए क्या होता है, 1 वर्ष की आवश्यकता होती है। कितने वर्ष की आवश्यकता होती है, 1 वर्ष की आवश्यकता होती है। फिर भी 1 वर्ष पूरा लगता नहीं है, इसमें कुछ समय क्या होता है, कम हो जाता है। और इनके कारण क्या, देखिए दिन रात क्या होता है का जो छोटा, देखिए इसके कारण क्या होता है, जो दिन रात का जो छोटा होना होता है, यानी जो आप देखते हैं कि दिन कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, तो इसमें क्या है, दिन रात का छोटा बड़ा होना।
और मौसम में परिवर्तन होना, ऋतुओं में परिवर्तन होना, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी जाड़ा, ये जो हम लोग देखते हैं, ये क्या होता है, जो पृथ्वी का जो वार्षिक गति है उसके कारण होता है। किस गति का होता है? वार्षिक गति। अभी बताऊंगा क्यों, कैसे होता है ये, वास्तव में होता है तो कैसे होता है ये आपको अभी आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। ये जो गति होती है एक साल में, तो पृथ्वी, आपको बताया था कि पृथ्वी क्या झुकी हुई है। पृथ्वी कैसी होती है? झुकी हुई होती है। तो पृथ्वी जब झुकी हुई होगी ना, तो उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब देखिएगा, 4 जुलाई को बताया था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, सूर्य से क्या है, सबसे दूर होता है 4 जुलाई को। इसे क्या कहते हैं? एपिहेलियन या अवसोर दिशा कहा जाता है। इसके विपरीत में जो 3 जनवरी होता है, 3 जनवरी का जो दिन होता है, वो सबसे क्या होता है, नजदीक होता है, और इसको उपसोर कहा जाता है, इसको पेरीहेलियन कहा जाता है। पृथ्वी अपने जो, देखिए आपको कैपलर लॉ बताया था, उसमें बताया पृथ्वी कैसे कक्षा में घूमती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। पृथ्वी बताया था, कैपलर नियम बताया था आप लोगों को, कि कैपलर नियम में बताया था कि पहला ही नियम था कि पृथ्वी क्या है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, या कोई भी आकाशीय पिंड, और इसे एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे की आवश्यकता होती है। इसी 6 घंटे को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 घंटे हो जाता है, और 24 घंटे बराबर क्या होता है, एक दिन होता है। इसीलिए क्या होता है, हर 4 वर्ष में एक क्या होता है, लीप ईयर आ जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष में क्या आता है, लीप ईयर आता है, क्योंकि 4 वर्ष में 24 घंटे हो जाएंगे तो एक दिन की क्या है, वृद्धि हो जाएगी। तो 365 के जगह पे क्या होता है आपका, 366 हो जाता है। तो लीप ईयर में कितने दिन का कितने दिन का लीप ईयर होता है? 366, 366 डे का होता है। आप लोगों ने रीजनिंग में पढ़े होंगे लीप ईयर वगैरह, डे निकलने के लिए बहुत सारी चीज पढ़े होंगे, कैलेंडर वगैरह पढ़े होंगे, तो उसमें ध्यान दिया हुआ। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, और एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है, और प्रत्येक 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, उसे लीप ईयर कहा जाता है। प्रत्येक 4 साल में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, और उसे क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। अब देखिए, दिन और रात में अंतर कैसे करें। दिन और रात, देखिए अभी आपको बता रहे थे कि पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है अपने अक्षिस पर। देखिए कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिए ये लिखा, ये देखिए दिखा दे रहा है, ये देखिए अगर सीधी होती तो ऐसे होनी चाहिए थे, लेकिन क्या है, ये टिल्ड है, ये देखिए टिल्ड है, सीधी होनी चाहिए तो क्या है, ऐसी होनी चाहिए थी। तो देखिए कैसा होता, पहले समझ लीजिएगा। जब ये टिल्ड है तो पृथ्वी, देखिए सूर्य के जो सामने वाला जो भाग होता है ना, यहाँ पे सूर्य की जो किरण होती है ना, वो सीधी गिरती है। जो चीज सीधी गिरेगा ना, तो उसका क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, उसको परावर्तन आप लोग कहते हैं, उसका परावर्तन क्या होता है, कम होता है। क्योंकि एंगल 90 एंगल में किसी चीज को मोड़ना क्या होता है, कठिन होता है। जो देखिए यहां से जो होगा ना, तो ये देखिएगा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम होने लगता है। जब 90 डिग्री से कम होने लगता है तो इसका रिफ्लेक्शन होना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश क्या होता है, जल्दी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, परावर्तन, बीच में परावर्तन नहीं हो पाता है। जितना यहाँ प्रकाश आ पाता है वो सब क्या होता है, यहाँ अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उस क्षेत्र को गर्म करेगा, और जहां पे एब्जॉर्ब कम होगा उस क्षेत्र को ठंडा करेगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, जो चाहे वो कहीं पे भी हो, ऊंचाई पर जब पहाड़, जहाँ पे बर्फ जमे रहते हैं हमेशा, वहां पे हमेशा ठंडी क्यों होती है? कभी सोचे हैं आप लोगों ने कि केवल बर्फ गिरने से क्या ठंडे ठंडे होते हैं, और कोई रीजन है क्या बर्फ का ठंडा होने का? देखिए सब, एक बात ध्यान देखिए, जो बर्फ होता है ना, आइस, आइस क्या होता है, इसका जो सतह होता है आइस का, ये बहुत ही क्या है, चिकना होता है, बहुत ही ज्यादा क्या, स्मूथ टाइप के होते हैं। जहां पे कोई भी प्रकाश का किरण जैसे ही आता है ना, तो ये क्या होता है, पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी 100, लगभग 100% क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। जब रिफ्लेक्ट होगा तो बताइए यहाँ पर प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्या होगा,
जगह ही नहीं मिलेगा। जब वो अवशोषित नहीं कर पाएगा, तो आप बताइए वहां पे गर्मी कैसे होगा। आप लोग को सुनने में आया कि पेड़ पौधे क्यों लगाना चाहिए। पेड़ पौधे या ऐसी चीजों को लगाने से क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी है वो थोड़ा सा जिग जैग टाइप का हो जाता है। जो सूर्य के जो प्रकाश होता है उसको रिफ्लेक्ट भी करता है, और यह अपने अंदर क्या होता है अवशोषित भी कर लेता है। अगर वही प्रकाश अगर डायरेक्ट धरती पर आए तो धरती गर्म कर देगा। आप लोग देखे होंगे शहरों में इस समय गर्मी बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। दिल्ली लखनऊ वगैरह देखिए गर्मी से मारे जा रहे हैं। और पहाड़ों में जो लोग रहे या जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है वो लोग बहुत सुकून से जी रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे भी क्या होता है उस प्रकाश को अवशोषित करते हैं। क्यों करते हैं? आप लोग को मालूम होगा कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं। और जहां पेड़ पौधे होंगे नहीं तो वो प्रकाश को अब्जॉर्ब कहाँ करेंगे? और जानते हैं ये प्रकाश में क्या होता है हीट होता है। और हीट क्या होगा आप बताइए? जहां पे मरुस्थल है जहां पे पेड़ पौधे नहीं है वहां पे जितने भी प्रकाश आ रहे होंगे धरती पर वो उसी मिट्टी में अब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो मिट्टी में जब अब्जॉर्ब होगा या दीवारों पे अब्जॉर्ब होगा, आजकल देखिएगा एक चीज और हो रहा है, जो शहरों में हर जगह कंक्रीट हो गया है। कंक्रीट के दीवार, कंक्रीट के रोड, कंक्रीट के घर वगैरह सब कुछ कंक्रीट के है। मिट्टी है ही नहीं, गीली जगह है ही नहीं, तो वहां पे सूर्य के जो प्रकाश में से जो ऊर्जा आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करेगा कहाँ? वो जब सीमेंटिंग वाला या कंक्रीट वाले में जब एब्जॉर्ब करता है ना तो वो क्या होता है, वो क्या होता है जब रिफ्लेक्ट करता है तो लो होता है। और दूसरी बात क्या होता है, इस समय एसी वगैरह जो चल रहा है शहरों में वो भी क्या होता है गर्मी पैदा करने का काम करता है, क्योंकि वो भी क्या होता है हीट जनरेट करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर क्या होता है 23.5 डिग्री क्या है टिल्ड है। इसीलिए क्या होता है जहां पे पृथ्वी के जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका भूमध्य रेखा है। यहाँ पे क्या है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के जो आसपास के जो एरिया है वहां पे क्या होता है हमेशा जो प्रकाश की जो किरणें होती है ना वो सीधी गिरती है, ये डायरेक्ट होती है। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा गर्मी होगा। यहाँ पे हमेशा क्या गर्मी होगा। इसलिए आप लोग देखे होंगे जो इक्वेटर या भूमध्य रेखा के जो ये क्या है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के आसपास के जो लोग होते हैं ना वो काले होते हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा होता है तो उसमें शरीर में से मेलेनिन ज्यादा निकलते हैं। दूसरी बात क्या होता है यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगा तो बाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, यानी जिसको वेपोराइजेशन कहा जाता है। पानी का क्या होगा वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर हमेशा क्या होता है दोपहर के बाद क्या होता है कौन से प्रकार की वर्षा होता है संवहनीय वर्षा होती है। देखिए वर्षा तीन होते हैं उसमें से एक वर्षा का प्रकार है उसको संवहनीय वर्षा कहते हैं, जो क्या है विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में होते हैं। ये क्या होता है प्रत्येक दिन के दोपहर के बाद यहाँ पे बारिश होना क्या है, दोपहर के बाद बारिश होना एकदम कंपलसरी है। ये रोज होता है क्योंकि यहाँ पे गर्मी है तो बाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है, वेपोराइजेशन बहुत तेजी से होता है। अब देखिए वर्षा होगा तो यहाँ पे क्या है पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं। पेड़ पौधे यानी जंगल बहुत ज्यादा, पेड़ पौधे का मतलब क्या वन ज्यादा होंगे। आप लोग जानते हैं जो अमेजन फॉरेस्ट होंगे, कांगो फॉरेस्ट हो गया, इंडोनेशिया में जो फॉरेस्ट वगैरह आप लोग देखते हैं, या अंडमान निकोबार में हमारे देश में जो फॉरेस्ट है ना, ये सब क्या विषुवत रेखा के आसपास के फॉरेस्ट है। यहाँ पे हमेशा बारिश होते रहते हैं, प्रत्येक दिन बारिश होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य किरण क्या होता है डायरेक्ट दिखती है, इसलिए यहाँ पे ऐसे मौसम पाया जाता है। जैसे जैसे क्या होता है हम विषुवत रेखा, देखिए ये क्या है विषुवत रेखा है, इसको हमने क्या बोला था कल कर्क रेखा हो गया, और इसको कहते हैं हम सर रेखा कहते हैं। देखिए सर एक यहाँ क्वेश्चन था। ये वाले जो भाग है ना इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहते हैं? सर एक क्वेश्चन था सर। क्या हुआ? एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ बताइए। सर ये इक्वेटर थर्मल किसको कहेंगे? ठीक है, थर्मल का मतलब होता है जो जो क्षेत्र देखिए क्या होता है विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो 5 डिग्री का क्षेत्र है, यहाँ से समझ लीजिएगा, यहाँ से ऊपर 5 डिग्री और यहाँ से नीचे 5 डिग्री, ये जो क्षेत्र है ना यहाँ पे बहुत ही तेज गति से क्या होता है गर्मी होता है। और यहाँ पे क्या थर्मल का मतलब होता है क्या थर्मल स्टेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे गर्मी बहुत होता है, यानी उष्मा बहुत ज्यादा है यहाँ पे।
यानी हीट बहुत ज्यादा है। थर्मल का मतलब क्या है, हीट बहुत ज्यादा है, तो ये कहते हैं। और आप लोग आगे बताऊंगा इसमें, वो चीज नहीं बताऊंगा ना कि जैसे पृथ्वी में जो सूर्य का जो किरण आता है ना, उसमें एक होता है ना जिसको हीट बजट कहते हैं या उष्मा बजट कहते हैं। वो आपको आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा, उसमें इसको जरा और बढ़िया से क्लियर करूंगा, इसको समझ लीजिएगा का ये विषुवत रेखा के ऊपर के 5 डिग्री और नीचे के 5 डिग्री, यानी उत्तर के 5 डिग्री और दक्षिण के 5 डिग्री वाला जो क्षेत्र है ना, जहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा होता है और बारिश भी सबसे ज्यादा होता है। ये एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होता है, लेकिन थोड़ा सा भारत में अपवाद है। भारत में जो आपको बता था ना मशीन राम में बारिश ज्यादा होता है, उसका कारण रीजन अलग है, वो पहाड़ी के घाटी में स्थित है। और ये क्या था, यहाँ पे घाटी होना कोई जरूरी नहीं है, वैली होना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे प्रत्येक दिन बारिश होता रहता है, समझिए। तो वो थर्म थर्म का मतलब होता है यहाँ पे उष्मा, यानी हीट ज्यादा होना, हीट ज्यादा होना। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जितने भी कठोर चीज होता है, यानी जो मजबूत चीज होता है ना, वो क्या होता है, यही जो क्षेत्र होता है, जो विषुवत रेखा के आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो जीव होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं या जो इंसान होते हैं, वो क्या होता है, शरीर से बहुत मजबूत होता है। आप लोगों ने एक पेड़ का नाम सुना होगा जिसे अबुनस का पेड़ कहते हैं या महोगनी का पेड़ कहा जाता है। महोगनी या अबुनस कहा जाता है, महोगनी या अबुनस कहा जाता है। ये क्या है, दुनिया का सबसे मजबूत पेड़ होता है, कठोर, ऐसा कठोर होता है कि इसको काटने के लिए काटना ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही काला होता है, ब्लैक होता है। क्यों होता है, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास होता है। आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण की तरफ जाएंगे ना, तो वहां पे क्या है, सूर्य की किरणें क्या तिरछी गिरना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा तिरछी गिरेंगे उतना ज्यादा उसमें रिफ्लेक्शन होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो क्षेत्र उतना ही ठंडा होता जाएगा। और जैसे हम पोल पे पहुंच जाएंगे, तो पोल पे जानता है कि हमेशा बर्फ जमी रहती है, चाहे वो नॉर्थ पोल की बात करें चाहे वो साउथ पोल की बात करें, ठीक है। और जैसे देखिए देखिए विषुवत रेखा से जैसे हम उत्तर की तरफ जाए चाहे वो दक्षिण की तरफ जाए, जो जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं उसमें सॉफ्टनेस आ जाता है। आप लोग देखे होंगे, जितने ही भी पहाड़ों पे जो वृक्ष होता है जहाँ पर ठंडा होता है ना, उन वृक्षों के जो लकड़ी होते हैं वो क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जो शीतोष्ण कटिबंधी वाला जो क्षेत्र होता है, वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं, जो देवदार हो गया, चीड़ हो गया, ये मुलायम होते हैं। आप लोगों ने कनाडा के जंगल के नाम सुना होगा वहां पे, लेकिन जो अमेजन जंगल के जो लकड़ी होंगे ना, बहुत हार्ड होंगे। इसलिए बोल रहा कि जो जहाँ पे गर्मी ज्यादा होंगे वहां पे लोगों का इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस समय देखिएगा, इसमें 48 डिग्री टेम्परेचर में जो व्यक्ति मजदूरी कर सकता है, बताइए उसको क्या, उसका शरीर में कितना ज्यादा इम्यूनिटी पावर होगा। लोग घर से अब निकल नहीं पा रहा है, जो कोई व्यक्ति क्या होता है रिक्शा चला रहा होगा या कुछ चक्कर रहे होंगे, तो समझ सकते हैं कि उसके शरीर में कितना ज्यादा इम्यूनिटी होगा। और क्या होता है, अच्छे अच्छे लोग क्या होता है, केवल धूप में जाते ही गिर गिर जा रहे हैं, एनर्जी की कमी है, इम्यूनिटी पावर की कमी है। इसीलिए क्या होता है, आप लोग देखिए जितने भी धावक होते हैं या अधिकतर जो फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं ना, इन क्षेत्रों से ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ठंडे वाले क्षेत्र में नहीं होते हैं, इन क्षेत्रों में ज्यादा होता है। जितने धावक होते हैं, जितने भी रेसलर वगैरह होते हैं, इन क्षेत्रों से अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे शरीर क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। और आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट देखिए शरीर बहुत कठोर होता है। इंसेक्ट जिसको आप कीड़े मकोड़े कहते हैं, वो सब क्या होता है, इस क्षेत्र में जो घने जंगल होते हैं ना, वन, यहाँ पे वन बहुत घने होते हैं, क्योंकि बारिश ज्यादा होगा तो घने वन ज्यादा होगा। आप लोग अमेजन फॉरेस्ट का नाम सुने होंगे कि बहुत ही विश्व का बहुत ही घना वन कहा जाता है, अमेजन हो गया, कांगो फॉरेस्ट का नाम सुने होंगे। यहाँ पर क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है तो ऑक्सीजन लेवल भी बहुत अच्छा होता है। आप लोग को बताया था कि जो अमेजन फॉरेस्ट है, वो 20% ऑक्सीजन क्या होता है, प्रोड्यूस करता है। इसलिए क्या है, उसे हमारे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, यानी लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, किसे, अमेजन फॉरेस्ट को कहा जाता है। इतना ज्यादा क्या है, वो बड़ा घना जंगल है। बड़ा जंगल तो है ही है, उसके साथ क्या घना भी है, यानी डेंस भी बहुत ज्यादा है। तो तो देखिएगा, ये जो रेखा है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा। ये जो भूमध्य रेखा के जो दक्षिण वाले भाग है ना, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध, या इंग्लिश में इसको कहते हैं साउथ
हेमिस्फीयर कहा जाता है। क्या कहते हैं? साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं या साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये जो उत्तरी वाला भाग देख रहे हैं जो विषुवत रेखा के ऊपर, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोलार्ध, गोला, गोला मतलब स्फीयर जैसा है। देखिए पृथ्वी कैसा है? गोला जैसा है। देखिए गोला और सर्कल में अंतर होता है, गोला और सर्कल में अंतर होता है। यानी जो आपका वृत्त होता है और जो गोला होता है इसमें अंतर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें बीच में खाली होता है और इसके बीच में क्या होता है? भरा होता है। जैसे आपके पास कोई क्रिकेट का गेंद है, वो क्या है? गोला हो गया, ठीक है। और आपके पास अगर क्या है? एक साइकिल की रिंग है, तो वो क्या होगा? वृत्त हो गया, क्योंकि उसके बीच में क्या है? खालीपन है, खाली रिंग हो गया। तो ये बात समझ लीजिएगा। तो ये पृथ्वी क्या है? गोला है। गोला मतलब स्फेयर है, स्फेयर कहा जाता है इसको, स्फेयर कहा जाता है, गोला है, समझ लीजिएगा। क्योंकि इसके अंदर क्या ठोस है, पृथ्वी के अंदर क्या है? ठोस है। वो क्या क्या है आपको आगे वाले क्लास में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम विषुवत रेखा के ऊपर जाते हैं तो क्या है? ये देखिए ये सतह भी क्या है? थोड़ा सा झुकी हुई है। एक तो झुकी हुई है और ये क्या है? ये गोल होने के कारण क्या होता है? यहाँ पे एंगल क्या होता है? 90 से कम होने लगता है। और जैसे जितना 90 से कम होने लगेंगे उतना ही क्या होगा? रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। और रिफ्लेक्शन ज्यादा होने पर यहाँ पे प्रकाश का यहाँ पे प्रकाश का जो अवशोषण है वो कम हो जाए। यहाँ पे अवशोषण क्या होगा? कम हो जाए। लेकिन इस क्षेत्र में क्या होगा? प्रकाश का अवशोषण ज्यादा होगा। और जहां पे प्रकाश का अवशोषण ज्यादा होगा वहां पे गर्मी ज्यादा होगा, और जहां पे प्रकाश का अवशोषण कम होगा वहां पे गर्मी कम होगा। समझिएगा। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि जहाँ पे आप देखिएगा, जहाँ पे घर में या कहीं पे भी जहाँ पे बल्ब जलता होगा वहां पे गर्मी ज्यादा होगा। बल्ब से दूर जाएंगे तो क्या होगा? गर्मी ऑटोमेटिकली क्या करता? कम होने लगता है। या जहाँ पे आग जलता होगा तो वहां पे गर्मी होगा, आग से दूर जाएंगे तो क्या होगा? कम हो जाएगा। और देखिए दूसरी बात क्या होता है? इसका डिस्टेंस कम होता है और इसका डिस्टेंस भी क्या है? ज्यादा। ये देखिए डिस्टेंस भी क्या है? ज्यादा। और देखिए ये साउथ पोल यहाँ पे नहीं है, नॉर्थ पोल क्या है? यहाँ पे नहीं है। नॉर्थ पोल है यहाँ पे। साउथ पोल क्या है? यहाँ पे नहीं है, बल्कि साउथ पोल कहाँ पे? यहाँ पे है। समझिएगा। ये आपका साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, होना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना पे क्या होता है? देखिए ये झुकी हुई होने के कारण क्या होता है? थोड़ा सा अंतर हो रहा है। और इसी अंतर से क्या होता है? मौसम में बदलाव होता है। अब ये कैसे मौसम में बदलाव होता है और इसको जरा स्पष्ट समझिएगा। अभी आपको बताया था कि ये जो विषुवत रेखा है ये, या भूमध्य रेखा या मेरिडियन लाइन है, इसके ऊपर जाने पर प्रकाश का अवशोषण कम होगा और रिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा होता है। तो इधर देखिए जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? गर्मी कम होगा। क्या होगा? हीट में क्या होगा? गर्मी कम होगा जैसे से ऊपर जाएंगे। और जैसे से हम नीचे आएंगे तब भी क्या है? गर्मी में कमी है। गर्मी में क्या होगा? जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से यानी पोल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो गर्मी में क्या होगा? वृद्धि होगा। ऊष्मा में क्या होगा? वृद्धि होगा। जैसे हम क्या होगा? ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तभी यहाँ पे क्या? गर्मी में वृद्धि होगी। ये अंतर देखिए, ये क्या कभी कभी क्या आता है? ट्रिकी वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर पृथ्वी का तापमान कम होता है। पहला क्वेश्चन समझ लीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर तापमान में वृद्धि होता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर तापमान में कमी होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी पोल से आपका भूमध्य रेखा की तरफ कोई व्यक्ति आएगा तो उसको गर्मी ज्यादा लगेगा। जब कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाएगा तो उसको ठंडा ज्यादा लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको अंतर को आप लोग समझ जाइएगा, तभी क्या होगा? इसको समझ सकते हैं। अब देखिएगा ये ठंडा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्या था? रिफ्लेक्शन और क्या अवशोषण के कारण क्या होता है? इसमें बदलाव जो हो रहा है इसके कारण क्या हो रहा है? ऐसा इसको यहाँ पे हो रहा है। अब देखिएगा क्या होगा कि जैसे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो बारिश भी कम होगा। जैसे से क्या होगा? हम विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाएंगे तो वर्षा भी क्या होगा? कम होगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वर्षा कम होगा। लेकिन जैसे से क्या है? हम
पोल से अगर भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो वर्षा ज्यादा होगी। इसको भी याद रखिए, ट्रिकी है, इसको याद रखिएगा, नहीं तो क्या होगा आपसे भूलेगा, भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। अगर हम विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाएंगे तो बारिश कम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पोल से भूमध्य रेखा तरफ जाएंगे तो बारिश में वृद्धि होगा या कमी होगा, तो वृद्धि होगा। आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे जैसे हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, या पोल के वाले क्षेत्र है, वहां पे बारिश नहीं होता है, वहां पे स्नोफॉल होता है। एक बार ध्यान रखिए, अगर आपसे अगर पूछा जाए कि हमारे पोल पे क्या बारिश होता है, नहीं होता है, पोल पे कभी भी बारिश नहीं होता है, वहां पे स्नोफॉल होता है, यानी बर्फ की वर्षा होती है, बर्फ गिरती है, वहां पे पानी नहीं गिरती है। एक बात और याद रखिएगा, हमारे जो लेह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है ना, वहां भी वर्षा नहीं होती है, वहां भी स्नोफॉल होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस स्थान पे सबसे कम बारिश होता है, तो लद्दाख बताइएगा। आप लोग राजस्थान को मत बताइएगा, गलत हो जाए, क्योंकि राजस्थान में तो कुछ ना कुछ बारिश पानी के रूप में गिरती है, लेकिन क्या है, लद्दाख में तो पानी है ही नहीं, वहां पे बर्फ है। भाई बर्फ और पानी दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। तो बर्फ वहां पे गिरती है लद्दाख में, इसलिए लद्दाख में बारिश नहीं होती है। राजस्थान में बारिश हो जाएगा, लेकिन लद्दाख में बारिश नहीं होगी। और लद्दाख में क्या होगा, एक बात समझ लीजिए, वहां पे बर्फ गिरने के कारण क्या होगा, जो सूर्य के प्रकाश का जो अवशोषण है ना, सबसे कम होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन हमेशा 100% होता है। इसको आप परावर्तन कहते हैं। अगर आप लोग कभी पहाड़ में गए होंगे जहाँ पे बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर है, देखिएगा वहां पे रिफ्लेक्शन क्या होगा, 100%, इसलिए क्या होता है, वो चमकता है। जो बर्फ है, बर्फ पे सूर्य का प्रकाश गिरने पर कैसे होगा, चमकता है। आप लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे शीशे में अगर कोई प्रकाश डाला जाए, देखिए शीशे चमकता है, तो उसी प्रकार से बर्फ में भी क्या है, अगर प्रकाश को डाला जाए तो चमकेगा। लेकिन क्या है, गीली मिट्टी में अगर प्रकाश को देंगे ना, वो पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जो गीली मिट्टी होता है वो अवशोषित नहीं करता, इसलिए तो पेड़ पौधे को लगाया जाता है कि पेड़ पौधे जो पत्तियां होती है वो गीली होती है, उसमें नमी होती है। गीली का मतलब यहाँ पे नमी होना जो बहुत जरूरी है। गीली का मतलब यहाँ पे क्या है, नमी होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको ध्यान रखें। तो पृथ्वी पर जो मौसम है उसका मेन कारण क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर क्या होना, झुके होना। अगर झुके हुए नहीं होता तो पृथ्वी पर मौसम बदलता नहीं है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। कैसा होता है, हमेशा एक जैसा रहता है। ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। आप बोले मंगल ग्रह या बाकी ग्रह पर क्या दिन रात या मौसम में मौसम क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि वो क्या है, उसमें फील्ड नहीं है, उसका एक्सिस क्या है, झुकी हुई नहीं है, इसलिए वहां पे मौसम नहीं होता है। अब देखिएगा पृथ्वी पर दिन रात का क्या अंतर है, पहले समझ लीजिए। आप लोग देखे होंगे जो अभी 21 जून को जब आ रहा है, 21 जून का जो टाइम है, आप लोगों ने सुना होगा कि उस समय क्या है, जो हमारा पृथ्वी है वो क्या है, पूरी तरह से जो उत्तरी गोलार्ध है वो पूरी तरह से क्या है, गर्मी में होता है। ऐसा क्यों होता है, पहले समझ लीजिएगा। इस चित्र को जरा ध्यान देखिएगा, इस चित्र से आप लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए समझ लीजिए, 3 डेट याद रखिएगा, सबसे बढ़िया है 3 डेट आपको याद रखना है। तो चौथा डेट ऑटोमेटिक इसमें याद रखना है। ठीक, एक होता है, अभी आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। अभी आपको बताया कि भूमध्य रेखा से उत्तरी पोल तक की जो क्षेत्र है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और भूमध्य रेखा से यानी मेरिडियन लाइन से लेकर दक्षिणी पोल यानी जो साउथ पोल तक के जो क्षेत्र है उसको क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है या दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दो गोलार्ध अभी हमेशा याद रखेंगे। और इन दो गोलार्ध में क्या होता है, दिन रात भी परिवर्तित होता है और मौसम भी अलग अलग होती है। समझ लीजिएगा, इस समय अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ना, ऑस्ट्रेलिया में इस समय विंटर सीजन है। अब उन्हें ऐसा कैसे, हम लोग तो गर्मी से मारे जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले इस समय रजाई में सो रहे होंगे। वो कैसे, इसलिए देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस में कि ऑस्ट्रेलिया के लोग क्रिसमस जो डे होता है या क्रिसमस का जो फेस्टिवल होता है वो किस सीजन में मनाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग होते हैं ना,
तो वो क्या है, ठंडे के सीजन में क्रिसमस नहीं मनाते हैं, वो लोग मनाते हैं गर्मी के सीजन में। ऐसा क्यों? अभी ध्यान देगा, जो उत्तरी गोलार्ध में जो मौसम होगा ना, उसके ऑपोजिट दक्षिण गोलार्ध में मौसम होगा। समझ लीजिएगा, 21 जून या जून महीने में जो मौसम आपका उत्तरी गोलार्ध में हो रहा है ना, वही मौसम क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में चेंज होगा। अगर यह गर्मी है तो वहां पे सर्दी होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि क्यों होता है, इसके कारण समझिएगा। फिर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध की बात पहले बता देता हूँ। उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य की किरणें हैं वो 21 मार्च 21 जून को, सॉरी 21 जून को क्या है, एकदम क्या है, कर्क रेखा पर गिरती है। और देखिए हमारा क्षेत्र क्या है, कर्क रेखा पे, इसलिए देखिए यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है। एक बार ध्यान रखिएगा, तो कर्क रेखा पर क्या होता है कि 21 जून को सूर्य की किरणें क्या होता है, डायरेक्ट गिरती है। ये देखिए आप लोगों को दिखाई भी देगा, ये इस कर्क रेखा पर क्या होता है, देखिए लिखा हुआ कर्क रेखा पर सीधी गिरती है। इसके ऑपोजिट अगर जाएंगे तो दिसंबर के 21-22 दिसंबर को क्या होगा, ये जो मकर रेखा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या है, मकर रेखा, नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे सूर्य क्या होता है, एकदम सीधी रेखा में गिरती है। इसलिए देखिए आप लोग है, ये हम लोग तो मकर संक्रांति मनाते हैं, कि यहाँ पे क्या होता है, कर्क संक्रांति हम लोग नहीं मनाते, मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? आप लोग थोड़ा बताइए कि मकर संक्रांति ही हम लोग क्यों मनाते हैं। और जो पहाड़ के लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्साह से वो मनाते हैं, जो उत्तरायणी के दौरान मेला वगैरह होता है। मकर संक्रांति को हम ज्यादा क्यों मनाते हैं, कर्क संक्रांति को हम लोग इतना ज्यादा क्यों नहीं मनाते हैं? क्योंकि मकर संक्रांति के बाद क्या होता है, ये जो सूर्य है वो क्या था, फिर से क्या है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ आने लगती है। और कर्क संक्रांति जब होती है तब क्या, उसके बाद क्या, सूर्य क्या था, फिर मकर रेखा की तरफ जाने लगती है। जब देखिए, जब सूर्य कर्क रेखा की तरफ जाएगा ना, तो क्या होगा, जो ठंडे का मौसम है वो जाने लगता है। ये ठंडी का जो मौसम है वो जाने लगता है, सूर्य पर गर्मी आने लगती है। इसलिए जो पहाड़ के क्षेत्र के लोग होते हैं उनके लिए क्या है, मकर संक्रांति बहुत ज्यादा क्या उत्सव होता है। आप जानते हैं उत्तराखंड में मकर संक्रांति में कौन सा पर्व मनाते हैं, आप लोग बताइए। मकर संक्रांति में कौन सा पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में, आप लोग बताइए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 21 मार्च, और क्या होता है, 23 सितंबर। ये 2 दिन ध्यान दीजिएगा कि भूमध्य रेखा पर सूर्य क्या होता है, चमकती है। यानी भूमध्य रेखा के सीधे में क्या होता है, सूर्य होता है। ये 2 डेट याद रखिएगा, एक है 21 मार्च और एक है क्या, 23 सितंबर। ये दोनों डेट में क्या होता है, सूर्य क्या होता है कि हमारे जो भूमध्य रेखा है इसके सीधे में होता है, भूमध्य रेखा के सीधे, भूमध्य रेखा के सीधे। इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा में क्या होता है, 12-12 घंटे का दिन रहता है। दिन भी 12 घंटे का होगा और रात भी 12 घंटे। अगर आज देखिए जून का महीना आने वाला है, अभी शुरू नहीं हुआ। आप लोग जानते हैं कि जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में जो हम लोग जहाँ रह रहे हैं, कर्क रेखा में, हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, कर्क रेखा के आसपास रह रहे हैं। तो कर्क रेखा में देखिए इस समय दिन बहुत लंबी है, कम से कम 14 घंटे लगभग क्या होता है दिन, 14 घंटे का लगभग दिन। लेकिन यही चीज क्या है, मकर रेखा पे क्या होगा, 10 घंटे का रात दिन हो गया। दिन कितना घंटे का हो गया, 10 घंटे। समझ लीजिएगा, जब यहाँ पर जून के महीने में यहाँ पे कर्क रेखा में दिन लंबी हो जाती है, और उसी समय की बात बोल रहा हूँ, उसी समय मकर रेखा पे दिन छोटी हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब दिसंबर का महीना होगा तब यहाँ पर दिन क्या है, 14 घंटे का हो जाएगा, और यहाँ पे दिन कैसा हो जाएगा, 10 घंटे का हो जाएगा। इसी देखिए ठंडे के समय पे दिन बहुत जल्दी निकल जाती है, और गर्मी के दिन में अब देखिए 7 बजे 7:15 बजे सूर्य का क्या अस्त हो रहा है, यानी सन सेट हो रहा है, और सनराइज क्या है 5:30 बजे हो जा रहा है। लेकिन क्या है, ये जो दक्षिणी गोलार्ध में ना, वहां पे इसका ऑपोजिट है। दोनों में लगभग 24 घंटे का है, यही ही होता है एक दिन रात, लेकिन अंतर है ध्यान। लेकिन एक बात आप और देखिएगा, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधे गिरेगा, ये क्या सूर्य है, ध्यान देगा, ये क्या है, सूर्य है। जब भूमध्य रेखा पर गिरेगा तो मार्च के महीने के आसपास ये जो उत्तरी गोलार्ध है ना,
उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, जो पोल है, जो जिसको कहते हैं आप नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा। और जब यहाँ पे सीधी गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, दक्षिणी पोल में 6 घंटे, 6 महीने का दिन होगा। ध्यान देगा, उत्तरी पोल में 6 घंटे का दिन होगा, और उसी समय दक्षिणी पोल में 6 महीने का क्या होगा, रात होगा। जब दक्षिणी पोल पे 6 महीने का दिन होगा, तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, उत्तरी पोल में क्या होगा, उत्तरी पोल में क्या होगा, 6 महीने का रात होगा। इसलिए उत्तरी पोल में देखिए, दक्षिणी पोल में तो लोग रहते नहीं है, साउथ पोल में कोई रहते नहीं है, उत्तरी पोल में के आसपास लोग रहते हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब देश क्या लगभग क्या उत्तरी पोल के आसपास के देश। इसलिए नॉर्वे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो नॉर्वे को क्या कहा जाता है, एक देश का नाम है नॉर्वे, इसको कहा जाता है मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। यहाँ पे क्या था, इसके यहाँ पे क्या था, लगभग क्या होता है, 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये पोल है, पोल में क्या होता है, सूर्य क्या होता है पूरी तरह से पोल के नीचे क्या होता है, यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, शैडो आ जाता है। फिर ये क्या होता है, ऐसे सीधे नहीं है, बल्कि कैसे ऐसे है। तो पोल कहाँ पे है, यहाँ पे पोल है, और पोल कहाँ पे है, यहाँ पे पोल है। इसलिए क्या होता है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो फिर से ध्यान रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, आप लोग भूलिए बात है। देखिए 21 जून को क्या होगा, जो कर्क रेखा है वहां पे सबसे लंबी दिन होगी। 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे लंबी दिन होगी, और 21 जून को मकर रेखा पर सबसे छोटी दिन होगी। इन दोनों का अंतर रखिएगा। दूसरा अंतर यह है कि 21 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे बड़ी दिन है, और कर्क रेखा पर क्या होगा, सबसे छोटी दिन। 21 मार्च और 23 सितंबर कर्क रेखा और मकर रेखा पर क्या बराबर दिन है, याद रखिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या होगा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर क्या होगा, बराबर। पोल में क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने का रात होगा। तो साउथ पोल, अगर साउथ पोल पर जब दिन होगा तो नॉर्थ पोल में क्या रात होगा, जब नॉर्थ पोल में दिन होगा तो साउथ पोल में रात। इसको क्या होता है, इस चित्रों से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप लोग इसको और पूछिएगा। तो पृथ्वी पर क्या होता है, दिन रात का क्या होता है, सूर्य के क्या होता है, सामने जो भाग आता है उसी के अनुसार क्या होता है, ये होते रहते हैं। और इसमें 21 जून और में क्या है, मकर मकर रेखा पर दिन सबसे छोटे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पर दिन छोटे होंगे वहां पर ठंडा होगा, और जहां पर दिन लंबी होगी वहां पे गर्मी होगी, क्योंकि उसको ज्यादा क्या होगा, प्रकाश मिल जाए, उष्मा को अवशोषित करने का समय मिल जाए। और जहाँ पे कम लंबे मतलब कम टाइम के लिए दिन होगा, वहां पे सूर्य के प्रकाश को क्या होगा, ऑब्जर्व करने का, कम करने का। और वहां पे क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो तिरछी गिरती है। कैसे गिरती है, तिरछी, तिर्यक होकर गिरती है। तो इसीलिए क्या होता है, वहां पे उष्मा कम पहुंचता है, इसलिए वहां पे ठंडे होगा। और आपको बताया कि जहाँ पे बर्फ ज्यादा होंगे वहां पे भी ठंडा मौसम होगा। अगर एक बात समझिएगा, अगर हिमालय पर्वत है, लेकिन क्या है, अगर वहां पे बर्फ ना होता तो हिमालय पर्वत भी गर्म होता। जैसे आप लोग चले जाइएगा दक्षिण भारत, जैसे विंध्य पर्वत हो गया, उसके बाद सतपुरा पर्वत हो गया, अजंता का पर्वत हो गया, अरावली पर्वत हो गया, यहाँ पे बर्फ नहीं है, यहाँ पे गर्मी ही गर्मी है। आप लोग जाके देखिएगा, यहाँ पे पर्वत में क्या है, आपको ठंडक नहीं मिलेंगे, गर्मी मिलेंगे। क्यों नहीं गर्मी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही जमे नहीं है। कि बर्फ जमे होते तो उसमें रिफ्लेक्शन होता, बर्फ होते तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग बताइएगा। अब इसके आगे क्या है, अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम इसमें ओवर होगा। आप लोग 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिएगा।